हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई एस चौपाल। मैं आशुतोष। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बजट के बारे में, जिसे हाल ही में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में प्रस्तुत किया है, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लागू होगा। भारत के वित्त मंत्री ने इसे अमृत काल में पहला बजट कहा है। अमृत काल का विजन एक मजबूत और समावेशी अर्थव्यवस्था है, जो कि एक मजबूत वित्तीय व्यवस्था के साथ साथ प्रौद्योगिकी संचालित ज्ञान पर आधारित है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बजट में किन किन बिंदुओं को शामिल किया जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान, राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन, व्यय अनुमान, पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण तथा उस वर्ष में किसी भी कमी या अधिकता का कारण, आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति अर्थात कराधान प्रस्ताव तथा नई योजनाओं की शुरुआत। अब अमृत काल के लिए विजन क्या है? इसमें युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर प्रदान किया गया है, जिसमें युवा वर्ग को फोकस में रखा गया है। रोजगार सृजन, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है, उसमें वृद्धि करने का प्रयास किया गया है और एक मजबूत आर्थिक वातावरण हो, इसकी सुदृढ़ता पर बल दिया गया है। तो 7 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, जिसे सप्तर्षि प्राथमिकताएं कहा गया है इस अमृत काल के लिए, जो कि उन 7 प्राथमिकताओं में हैं: समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना अर्थात जो भी समाज के सबसे कमजोर तबके तक अपनी पहुंच बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, क्षमता को उभारना जिसमें स्किल डेवलपमेंट जैसे कार्यक्रम शामिल हैं, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र और युवा शक्ति को मुख्य फोकस में रखा गया है। अब सबका साथ सबका विकास, जिसे समावेशी विकास की अवधारणा को इस बजट में मूर्त रूप देने की कोशिश की गई है, जिसमें है कृषि और सहकारिताएं, जिसमें डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, जिसकी वजह से किसानों को जो भी उससे जुड़ी जो भी सूचनाएं हैं और ज्ञान हैं उसको दिया जाएगा। कृषि गतिवर्धक कोष की स्थापना अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा, उसके लिए एक फंड की व्यवस्था की गई है। ANB बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, इसमें उच्च मूल्य की बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए लक्ष्य रखा गया है। पशुपालन, डेयरी कार्य और फिशरीज के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। भारत को माइलेट का वैश्विक केंद्र बनाना अर्थात मोटे अनाज के प्रोडक्शन पर ज़्यादा फोकस करना, उसके लिए श्री अन्न योजना का नाम दिया गया है और इस अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIMR हैदराबाद को सहायता राशि दी गई है। व्यापक रूप से उपलब्ध भंडारण क्षमता की स्थापना की गई है, जिससे उपयुक्त समय पर बिक्री करने में किसानों को समर्थ बनाकर उनकी जो भी पारिश्रमिक है, उनका जो वेतन है, उसको बढ़ाया जाएगा। समावेशी विकास का जो दूसरा अंग है वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के अंतर्गत 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ICMR की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सुविधाओं के जरिए सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय में वृद्धि की गई है। हम देखते हैं कि हेल्थ पे फॉर द ईयर 2019 में 1.4% अपने GDP का 1.4% हेल्थ पर खर्च हो रहा था, जो कि इस बार बढ़कर 2.1% हो गया है। वहीं एजुकेशन पर 2.8% कुल GDP का खर्च होता था 2019 तक, जो कि अभी 2023 में बढ़कर ये 2.9% हो गया है। समावेशी विकास का तीसरा हिस्सा, जिसमें कि शिक्षा और कौशल है,
उसमें जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए शिक्षक प्रशिक्षण का पुनरुद्धार किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। अब हम बेरोजगारी दर की बात करें तो अभी जैसा कि ग्राफ में दिया गया है कि 4 वर्षों में सबसे कम दर 2019 से लेकर 2022 में देखें तो 2019 के शुरुआत में 8.9% था, जो कि अभी सितंबर में 7.2% के आसपास दिखता है, जो कि पिछले 4 वर्षों में सबसे कम बेरोजगारी दर को ये दर्शाता है। अब अंतिम छोर तक पहुंचने की जहां तक बात थी, वहां पे प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन शुरू किया गया। कर्नाटक के सूखा संभावित जो अगली प्राथमिकता की हम बात करें, जो कि है अंतिम छोर तक पहुंचना, उसमें प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन शुरू किए जाने का लक्ष्य है। कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्र में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए अधिकाधिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री की स्थापना की जाएगी। इसके बाद जो प्राथमिकता है हरित विकास के अंतर्गत राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। 500 नए अवशिष्ट से धन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें कचरे से धन की व्यवस्था की जाएगी। कचरे के निस्तारण से धन कमाए जाने की व्यवस्था की जाएगी, जिसे गोवर्धन स्कीम के नाम से जाना जाएगा। तट रेखा के साथ साथ मैंग्रोव पौधारोपण के लिए मिष्टी की शुरुआत की गई है। आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग के लिए अमृत धरोहर का कार्यान्वयन हुआ है और किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने में सहयोग देने के लिए 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा। ऊर्जा दक्ष परिवहन के लिए तटीय नौवहन को बढ़ावा दिया जाएगा। पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को बदलने के लिए निधियों का आवंटन किया जाएगा। अब युवा शक्ति के विषय में जो डेवलपमेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं। PMKVY जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, 4.0 की शुरुआत हो गई है। इसमें कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग आदि नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कम से कम 50 डेस्टिनेशंस को डेवलप किया जाएगा। यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। यूनिटी मॉल में ODOP, एक जिला एक उत्पाद, GI और हस्तशिल्प उत्पादों के संवर्धन और विक्रय को बढ़ावा दिया जाएगा। अब वित्तीय क्षेत्र की बात करें तो राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना होगी, जिसका उद्देश्य ऋण देने में दक्षता लाना, वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना होगा। महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र की व्यवस्था की गई है, जिसमें 2 लाख तक की राशि जमा करने की सुविधा के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए एक बारगी नई लघु बचत योजना है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। राजकोषीय प्रबंधन के अंतर्गत देखें तो राज्यों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। राज्यों के लिए राजकोषीय घाटा GSDP का 3.5% किया गया है। और राजकोषीय समेकन की बात करें तो वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य है। अब आते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव के बारे में। इनकम टैक्स में छूट की हम बात करें तो निजी आयकर को और सरल बनाया गया है। नई कर व्यवस्था जिसमें आयकर छूट के लिए आय सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया है। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि जो भी इसमें बदलाव हुआ है टैक्स स्लैब में, वो नई कर व्यवस्था के लिए हुआ है। पुरानी कर व्यवस्था वैसी ही रहेगी। नए कर व्यवस्था में 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख तक 5% है। 6 से 9 लाख तक 10% है। 9 से 12 लाख तक 15% है। 12 से 15 लाख तक 20% है और 15 लाख से ऊपर 30% है। हालांकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो अगर आपकी आमदनी 7 लाख तक है तो आपको रिबेट मिल जाएगा और आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका टैक्स
अगर आपका इनकम, टैक्सेबल इनकम 7,01,000 भी है तो फिर आपको ये वाले स्लैब आप पर लागू होंगे, जिसमें 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। उसके बाद के 3 से 6 लाख तक 5% का टैक्स जोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद 6 से 7 लाख तक जो भी है 7,01,000 तक आपका 10% का टैक्स जोड़ा जाएगा। नई व्यवस्था के तहत 5 करोड़ से अधिक आय पर उच्चतम अधिभार जो भी टैक्स रेट है वो 37% से घटाकर 25% किया गया है। वेतनभोगी और पेंशनभोगी श्रेणी के करदाताओं के लिए मानक कटौती में लाभ नई कर व्यवस्था में भी दिए गए हैं। गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण पर कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि रुपया सरकार के पास कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। हम देखेंगे कि ऋण और जो अन्य देयताएं हैं, जो और लिएबिलिटीज़ है गवर्नमेंट्स की, वो 34% है जहाँ से पैसा सरकार उठाती है। इनकम टैक्स से सरकार को 15% पैसा आता है। 7% जो आता है वो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से आता है। 15% निगम कर से आता है। जीएसटी और बाकी करों से 17% के आसपास आता है। सीमा शुल्क से 4% आता है। ऋण रहित जो पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं उनसे 2% आता है और कर रहित प्राप्तियां होती हैं उनसे 6% आता है। तो सरकार के इनकम के सोर्स ये सारे हैं। और जो सरकार जो प्राप्त करती है उसके बाद वो रुपया कहाँ जाता है बजट के माध्यम से, तो जो ऋण सरकार लेती है उस पर ब्याज के भुगतान में 20% हिस्सा जाता है। जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की उस पर 9% खर्च होता है। सब्सिडी पर 7% खर्च होता है। रक्षा पर 8% होता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर 17% होता है। वित्त आयोग और बाकी जो ट्रांसफर्स होते हैं उस पर 9% होता है। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा उसमें 18% होता है, जो कि 18% हिस्सा वो राज्यों को दिया जाता है। बाकी व्यय 8% है और पेंशन का जो व्यय है वो 4% है। अब जो इस बार बजट में जो अलग अलग मंत्रालयों के लिए जो आवंटन हुआ है उसे हम देख लें। रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़, मतलब लगभग 6 लाख करोड़ रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। 2.25 लाख करोड़ लगभग सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को दिया गया है। रेल मंत्रालय को 2.41 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.06 लाख करोड़ दिया गया है। गृह मंत्रालय को 1.9, रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.78 लाख करोड़ दिए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.60 लाख करोड़, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.25 लाख करोड़ और संचार मंत्रालय को 1.23 लाख करोड़ रुपए इस बार आवंटन किए गए हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अगर आपको ये पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।